हैं ईटी नाव स्वदेश। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और स्वागत करता हूं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी में आप सभी का। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी डिटेल्स। स्टॉक्स पर होती है हमारी खास नजर, कहां कहां एक्शन है उस पर भी हम करते हैं बात, और इसके साथ ही कल की आपके बाजार की तैयारी भी कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ जो भी दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उन्हें एक्सपर्ट्स भरोसेमंद सलाह देते हैं। आज के शो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज निफ्टी कंपनियों के नतीजे कैसे रहे अक्टूबर ऑटो बिक्री के आंकड़े, इस पर भी नजर रहेगी, और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज तो हम आपको देंगे ही। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार की बात। तो बाजार लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी पर बंद हुए। निफ्टी 18,145 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 61,000 के पार रहा। हालांकि निफ्टी बैंक में हल्की गिरावट नजर आई। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, हमारी सहयोगी मानसी दवे पूरी जानकारी दे रही हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत में तो बाजार का मूड माहौल काफी पॉजिटिव था। इनफैक्ट क्लोजिंग तक भी 18,100 के लेवल्स को तो निफ्टी ने पकड़ कर ही रखा, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, रिजल्ट्स के लिहाज से कई सारे स्टॉक्स थे जो कि लगातार रेडार पर थे। जब बाजार क्लोज हुए, एडवांसेस 1129 थे, जिसके सामने 888 दिखे। सो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी एडवांसेस का पलड़ा भारी जरूर रहा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में सन फार्मा, नाइका, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छे नतीजों के दम पर अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। और फार्मा स्पेस की अगर बात करें, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में एक्शन जो है वो धीरे धीरे बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। और आज भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स को अगर देखें, अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर ट्रेंड नजर आया। नाइका का स्टॉक करीब 3% की तेजी दिखा रहा था। वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में 6 से 7% तक की बढ़त हमने देखी। एक्सिस बैंक एक बड़ी ब्लॉक की खबर आती हुई दिखी। बेन कैपिटल ने जो स्टेक सेल किया, इसके ठीक बाद हमने स्टॉक में एक नेगेटिव मूवमेंट देखा। बिकवाली का दबाव यहां पर हावी होता रहा। करीब 4% की गिरावट के साथ क्लोजिंग एक्सिस बैंक में नजर आई। ऑटो सेल्स, जो ऑटो सेक्टर आज फोकस में थे क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े आए पॉजिटिव नंबर्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, किबोटा के आते हुए दिखे, जिसके चलते पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में नजर आया। लेकिन मारुति, अशोक लेलैंड के वीक ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हुए दिखे और वहां पर डाउन ट्रेंड पैटर्न जरूर दिखी। इसके अलावा बाजार को संभालने का काम आज HDFC ट्विंस में हमने मजबूती देखी। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड में अच्छी तेजी के बीच कामकाज था। इसके पीछे इन्फोसिस, TCS यानी कि IT स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिख रहा था। वहीं NTPC के स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके ठीक बाद स्टॉक में अच्छे खासे मूवमेंट के साथ काफी बढ़िया तेजी नजर आई। तेजी पूरे दिन के दौरान इंटैक्ट रही और स्टॉक में करीब 5% की बढ़त के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। मिड कैप की अगर बात करें, गेनर्स डिलीवरी, वरुण बेवरेजेस, लॉरस लैब्स, वोल्टास, ABB यानी कि कैपिटल गुड्स प्ले में भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज नजर आया। और ड्रैगर्स की अगर बात करें, निफ्टी में एक्सिस बैंक, रिलायंस, मारुति, UPL और आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सेक्टोरल गेनर्स, हर सेक्टर हर पॉकेट में एक्शन जरूर था। FMCG, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक, फार्मा और साथ ही ऑटो प्ले। हालांकि मेटल्स में म्यूटेड एक्शन लगातार 2 सेशन से हम देख रहे हैं। तो शुरुआत काफी पॉजिटिव रही। इंटैक्ट दिन भर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखने को मिले। 18,100 के लेवल्स को निफ्टी ने जरूर पकड़ कर रखा, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से क्लोजिंग के वक्त हमने कमजोरी देखी। तो आज का सेटअप जो है मजबूत शुरुआत, लेकिन उसके बाद बाजार में मिला जुला एक्शन जरूर दिखा। शुक्रिया करेंगे मानसी आपका बाजार की तमाम अपडेट के लिए। और इस वक्त हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं आज के बाजार पर नजर रखने के लिए और इसके साथ ही कल की आपकी तैयारी कराने के लिए। आपके हमारे साथ इस वक्त हैं केवल पटेल साहब। आप हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा आशीष माहेश्वरी हैं, आप हैं डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत आशीष माहेश्वरी साहब आपका भी। सबसे पहले केवल मैं आपके पास आना चाहूँगा, आज के बाजार को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप, और आपको क्या लगता है कि ये जो तेज़ी है ये आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि रुपए पर तो दबाव बनता जा रहा है। थैंक यू प्रशांत। जैसे हमने बहुत सारे एनालिस्ट को भी सुना है आज के दिन में कि आज की जो तेजी है वो काफी अच्छी थी। और तेजी तब बोली जाती है प्रशांत, जब आप ये देखते हो कि सारे सेक्टर्स जैसे कि निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी ऑटो, ये सारे सेक्टर्स एक साथ एक मजबूती के साथ ऊपर जा रहे थे। तो तेजी तो है। अगर आप निफ्टी की बात करें, जैसे मैं यूजुअली OI डेटा रीड करता हूं,
तो आप निफ्टी में देखोगे तो जो सपोर्ट है ओआई में वो बहुत ही एकदम मजबूती से सपोर्ट बनाया हुआ है 18,000 एंड 18,100 पे, जो हम बोलते हैं पुट राइटर्स से। और जो कॉल राइटर्स है वो भी अपनी पोजीशन 18,100 18,200 के आसपास सेम मैं बोल सकता हूं ताकत से वो भी खड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो शॉर्ट कवरिंग कल के दिन में अगर आती है तो मुझे लगता है कि ये निफ्टी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से आगे चलता रहेगा। जो आगे के लेवल्स हैं वो आप राइड कर सकते हो अगर आप स्टॉप लॉस 18,100 का मेंटेन करें निफ्टी फ्यूचर में। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो बैंक निफ्टी में मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको बहुत आसानी से आगे लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आज का जो हाई है 41,800 के आसपास, अगर वो कल के दिन में क्रॉस होता है तो आपको करीबन करीबन 500 पॉइंट की तेजी आराम से मिल सकती है। 42,300 तक के लेवल आपको कल देखने को मिलेंगे। इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 41,500 के आसपास रहना चाहिए, जो कि ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले भी 41,500 पे काफी अच्छा एक बिल्डअप बना हुआ है। आशीष जी, आपकी अहम राय आज के मार्केट को देखते हुए? देखिए, एक बड़ा एक टर्निंग फैक्टर ये हो रहा है कि एफआईज की तरफ से पिछले 4-5 दिन में हमने 10,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग इंडियन इक्विटीज में आता हुआ देखा। और वो तब हो रहा है जब फेड का मीटिंग स्टार्ट हुआ है और आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी मीटिंग इस वीक में शेड्यूल्ड है। तो मुझे लगता है कि जो भी रेट हाइक आने वाले हैं उसको फैक्टर इन करने के बाद भी लोगों को ये लग रहा है कि या निवेशकों को ये लग रहा है कि शायद ये रेट हाइक आखिरी रेट हाइक हो। तो बाजार में के पास में भी लिक्विडिटी है, तो मौका नहीं छोड़ना चाहते स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 7 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक एफआईज ने वन वे सेलिंग किया है और उसके बाद पिछले कुछ दिनों की जो बाइंग देखने को मिली है वो काफी पॉजिटिव एक इंडिकेशन है और ये शो करता है कि दोबारा से इक्विटी मार्केट्स में रुझान उनका बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि अब लार्ज कैप के साथ में मिड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स को भी लेने का समय आ गया है। जरूर सेक्टोरल टर्निंग चलती रहेगी, जैसे हमने कल देखा ऑटो और बैंकिंग सेक्टर चल रहा था, आज वो वहाँ पे मुनाफा वसूलियों के फार्मा और दूसरे सेक्टर्स में बाइंग देखने को मिला। बट मेरे बाजारों को लेकर बुलिश हूँ और मेरा मानना है बाजार आगे आने वाले समय पे भी और शॉर्ट टर्म में भी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने वाला है। बिल्कुल। तो नई ऊंचाइयों की ओर देखता हुआ इस वक्त बाजार, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा कुछ और अहम फैक्टर्स की ओर बढ़ते हैं। सन फार्मा ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, हमारी सहयोगी सृष्टि इस पर पूरी रिपोर्ट दे रही हैं। मार्जिन्स पे नज़र डालें तो अनुमान के काफ़ी अच्छे नंबर्स जो हैं कंपनी ने घोषित किए हैं। सबसे पहले कंपनी की आय की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 14% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। 10,800 करोड़ कंपनी ने अपनी टॉप लाइन दर्ज की है। वहीं जैसा कि हम आपको मार्जिन्स के बारे में बता रहे थे तो साल दर साल 1.2% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और 28.3% कंपनी ने EBITDA मार्जिन्स घोषित किए हैं, जबकि हमारी उम्मीद थी कि 25% के आसपास रहेंगे। वहीं ग्रॉस मार्जिन्स में भी वृद्धि देखने को मिली है और ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है इसका जो एक असर देखने को मिला है वो खास तौर से जो इनके ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं, साथ ही लोअर एम्प्लॉय कॉस्ट के चलते यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट आते हुए दिखा है। अगर इनके अदर एक्सपेंसेस पे नजर डालें तो वहाँ पे थोड़ी सी बढ़त जरूर देखने को मिली है, पर इसके अलावा EBITDA में 19% की जो साल दर साल ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने वो काफी सराहनीय है। इसके अलावा इनके सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात कर ले तो हम देख रहे थे कि यूएस मार्केट्स का इस बार टैरो की तरफ से जो नंबर्स आए थे, इनकी जो सब्सिडरी है वो इतने शानदार नहीं थे, पर डोमेस्टिक बिजनेस यानी इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। साल दर साल करीब 8.5% की वहाँ पे ग्रोथ रही है। ग्लोबल स्पेशलिटी जो सेल्स रही वो वहाँ पे करीब 28% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि उम्मीद के मुताबिक थी, और R&D एक्सपेंस 571 करोड़ पे आते हुए देखा। बट अगर इसके अलावा बात करें तो कंपनी की जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से वो भी काफ़ी मजबूत है, जहाँ पे उनका कहना है कि मार्केट शेयर बढ़ने से डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। आगे चल के जो स्पेशलिटी बिजनेस है, जहाँ पे इस बार भी इल्यूमिया, सीक्वा और विनलेवी के चलते
इनकी स्पेशलिटी सेल्स में करीब 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। आगे चल के भी कंपनी का फोकस वहां पे बरकरार रहेगा और साथ ही इंडियन फॉर्मुलेशन बिजनेस को भी वो काफ़ी पॉजिटिव है कि ये सेगमेंट भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी अच्छे नतीजे थे और स्टॉक भी करीब 2% की मजबूती के साथ आज बंद होता नजर आया। तो शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। और फार्मा सेक्टर पर हम केवल से राय लेते हैं। बताएं किस तरह से नज़र आ रहा है आपको फार्मा सेक्टर में, और ख़ासतौर पे आज जब सन फार्मा के इतने अच्छे नतीजे सामने आए। जी आशीष जी, आप तक पहुंच रही मेरी आवाज़? सवाल केवल से है तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दिया। ये सवाल मुझसे? जी 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 जी, तो मैं फार्मा सेक्टर को लेके पहले से ही काफ़ी आश्वस्त हूँ और मेरा मानना ये कि जो सेकंड हाफ जो रहता है जुलाई से दिसंबर तक का, वहाँ पर फार्मा सेक्टर हमेशा अच्छा परफॉर्म करता आता है। और जो सन फार्मा के नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन नतीजे आए हैं, क्योंकि इंडियन फार्मूलेशन, यूएस फार्मूलेशन और इमर्जिंग मार्केट फार्मूलेशन में जो 6 से 14% की ग्रोथ देखने को मिली है वो काफ़ी एनकरेजिंग है और एक ट्रेंड सेटर रहेगा बिल्कुल दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए भी। तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल सन फार्मा, सिप्ला, ये 2 स्टॉक और डॉक्टर रेड्डी जिसके नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, बट अब एक सेक्टर की थोड़ा सा री रेटिंग हो रहा है तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ पे तो जो बेस्ट बेट रहेंगी अभी भी मेरा मानना है सन फार्मा और सिप्ला। फार्मा और सिप्ला पर नज़र रखने की आवश्यकता। केवल एक चीज़ समझना चाहूँगा, आज हमने देखा कि जिस तरह से एनटीपीसी ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और जिस तरह की इस वक्त एनटीपीसी के आंकड़े सामने आ रहे हैं, और बहुत वक्त से ही एक परसेप्शन बना हुआ था सरकारी कंपनियों को लेके, और कई बार ऐसा होता था कि बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन 12 महीने के हाई पे और जिस तरह से नज़र आ रहा है, क्या देखते हैं, क्या संभावना देखते हैं आप? हाँ प्रशांत, मुझे लगता है एनटीपीसी एक बहुत ही अच्छा चार्ट फॉर्मेशन अभी आप देख सकते हो। जो प्राइजेस जो है वो करीबन आप देखो कि ऑलमोस्ट 10-12 साल के बाद इस प्राइस पे ये वापस आया हुआ है। अगर आप इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखने जाओगे तो जिस हिसाब से इसका एनुअल जो इनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो अराउंड 12-15% के आसपास रहता है। लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा खराब था, लेकिन अब जाके उसके पास, कंपनी के पास काफी अच्छा ऑपरेटिंग इनकम भी आ गया है अब। तो मुझे ये लगता है कि ये जो स्टॉक है वो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। आप 160 के स्टॉप लॉस के साथ अगर इसको राइड करना चाहते हो, क्योंकि एक चैनल ब्रेकआउट भी आया हुआ है इसी स्टॉक में, तो अगर आप 160 के 160 के स्टॉप लॉस के साथ इसको राइड करते हो तो आपका जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 200 के आसपास आपको इजीली ये मिल जाएगा, और 200 के ऊपर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 230 के आसपास रहेगा। प्रशांत, संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। 160 का स्टॉप लॉस रखें और इसके साथ ही यहां पर 200 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं, और अगर बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 230 तक के टारगेट यहां अचीव हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपीएल ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, हमारी सहयोगी आशीषा आपको पूरी रिपोर्ट दे रही है। अच्छे नतीजे आए हैं यूपीएल से इस क्वार्टर में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ की बात करें तो 12,500 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है, जो 18% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक एक्सपेंशन देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्जिन्स 22.1% पे आए हैं इस क्वार्टर में, वर्सेस मार्जिन्स जो कंपनी ने 19.4% पे रिपोर्ट किए थे सेम टाइम लास्ट ईयर, जिसका मतलब ये होता है कि अराउंड 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला है मार्जिन्स फ्रंट पर। अच्छे रियलाइजेशंस के चलते कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं। फेवरेबल एक्सचेंज रेट का भी कंपनी को फायदा मिला और उसी के चलते टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कंपनी ने FY23 के गाइडेंस को भी रीइटरेट किया है। उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो 12 to 15% के रेंज में दिया था पहले, उन्होंने कहा कि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि FY23 का गाइडेंस अपना अचीव कर पाएगी। एबिटा ग्रोथ 15 to 18% का गाइडेंस है, और कंपनी ने ऐसा भी कहा कि $650 मिलियन का नेट डेट रिडक्शन गाइडेंस जो कंपनी ने पहले दिया था, कंपनी कॉन्फिडेंट है कि तीनों पैरामीटर्स पर कंपनी अपनी FY23 की गाइडेंस मीट कर पाएगी। ऑल इन ऑल नतीजे अच्छे थे और आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है।
यूपीएल के नतीजे अच्छे, आउटलुक भी बेहतर नजर आ रहा है। आशीष जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, एक्सिस बैंक पर आपकी राय जानना चाहूंगा। बड़ी ब्लॉक डील के बाद 4% फिसला, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बेन कैपिटल ने करीब 1.25% हिस्सेदारी इसमें बेची है। क्या होगी आपकी राय इस पे? आशीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? केवल आपसे इस पर राय जानना चाहूंगा। एक्सिस बैंक पे 4% फिसला है ब्लॉक डील के बाद ये शेयर। हालांकि इसके पहले हमने अच्छी खासी इसमें तेजी देखी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बेन कैपिटल ने करीब 1.25% हिस्सेदारी अपनी बेची है इसमें। क्या होगी आपकी राय? अगर मैं इसको प्रशांत, अगर मैं इसको टेक्निकली देखने जाऊं तो इसका जो ओआई बिल्डअप है, वो ओआई बिल्डअप काफी हद तक कॉल्स की तरफ काफी हद तक उसको बिल्डअप मिला था। तो ये जो है वो शायद हो सकता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो शायद उनको पता हो, या थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था कि एक्सिस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और आज के दिन में भी ओआई बिल्डअप काफी अच्छे से, मतलब ऑलमोस्ट आप अगर 880-900 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस पे आप ओआई बिल्डअप देखते हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में अगर एक्सिस बैंक ये आज के हाई, जो ओपन हाई जो पोजीशन था 904 का, अगर आने वाले दिन में 904 वाला प्राइस लेवल अगर ये क्रॉस नहीं करता है ऊपर की तरफ, तो एक्सिस बैंक गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, जो 825 के आसपास के लेवल है। और वहां पे अगर 810 का जो सपोर्ट है, 810 के सपोर्ट पे अगर रुक गया तो काफी अच्छा है। अदरवाइज आपको उसके नीचे 750 तक के लेवल भी मिल सकते हैं। तो 904 वाला लेवल प्रशांत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 104 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, नजर रखिए एक्सिस बैंक पर। और आशीष जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, एक शेयर जिसकी चर्चा करना चाहूंगा, और 2 दिनों से तो हम सरप्राइज मूव इसमें देख रहे हैं। हालांकि पिछले शुक्रवार को तो यहाँ पर 52 हफ्तों का लो भी देखा हमने। नायका जो मूव इस वक्त है, इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, और क्या संभावना है? देखिए, मुझे लगता है कि 2 चीज़ों के चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था काफ़ी, जबकि कंपनी ने बोनस और लिबरल बोनस का अनाउंसमेंट अपने शेयर होल्डर्स के लिए किया, कि जो लॉक इन 1 साल के खत्म होने के कारण से लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पैनिक इसमें सेलिंग किया। बट अब मुझे लगता है कि उस स्टॉक में जो 1000 रुपीज़ का लेवल था, वहाँ पे बिल्कुल एक वैल्यू तो एक सर्टन थी, और दूसरी बात जो उनके नतीजे आ गए हैं अच्छे, तो उसके कारण से भी अब थोड़ा सा वहाँ वैल्यू बाइंग दोबारा से देखने को मिल रही है। हमें थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा, न्यू जनरेशन कंपनीज है, तो यहाँ पे कोई जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे आने में थोड़ा सा समय लगता है। और नायका का जो स्केल क्रिएट होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो और कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट कर भी रही है, तो इस स्टॉक पे बिल्कुल किसी भी गिरावट पे मेरी बाय करने की सलाह रहेगी। बट कॉशन ये है कि इसके लिए आपको ट्रेडिंग की बजाय लंबी अवधि का नजरिया होना चाहिए। तो बिल्कुल, तो नायका में जहां भी करेक्शन नजर आए वहां पर खरीदारी की सलाह, लेकिन नजरिया आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर महीना यानी फेस्टिव सीजन, और इसमें कैसे रहे ऑटो सेल्स के आंकड़े, सेक्टर को कितना बूस्ट मिला, हमारी सहयोगी सृष्टि पूरी जानकारी दे रही है। तो इस बार अगर ऑटो बिक्री की बात करें तो एक सेगमेंट जिसने आउट परफॉर्म किया है सभी उम्मीदों को, वो है ट्रैक्टर सेगमेंट, जहां पे महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स दोनों ही कंपनी ने रिकॉर्ड यूनिट्स जो हैं अपनी दर्ज की हैं इस पर्टिकुलर महीने में। और इसका एक बड़ा फैक्टर बता रहे हैं कि फेस्टिव सीजन की जो रूरल इकोनॉमी में डिमांड थी वो बेहद स्ट्रॉन्ग थी, आगे के आउटलुक भी वो काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं। और साथ ही अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो उम्मीदों से कई बेहतर प्रदर्शन है। एस्कॉर्ट्स के नंबर्स देखें तो करीब 14,500 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं, जबकि हम अनुमान लगा रहे थे कि 12,000 के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं एमएनएम की बात करें तो महीने दर महीने 7% की ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने, और 50,000 से भी ऊपर ये आंकड़ा गया है। प्रिसाइसली 52,000 के आसपास ये यूनिट्स दर्ज हुई हैं, और आगे के लिए भी कंपनी दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो मिला जुला प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कुछ कंपनीज ने निराश ही किया है, जैसे कि आयशर मोटर्स, वीईसीवी और अशोक लेलैंड उम्मीद से कमजोर देखने को मिले हैं नतीजे, और यहाँ पे 9 से 15% की महीने दर महीने हमने गिरावट देखी है सेल्स नंबर में। वहीं
टाटा मोटर्स के नंबर्स में भी 6% की हमने गिरावट देखी है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि डिमांड बेहद मजबूत है ऑन ग्राउंड, यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो उम्मीद के बराबर ही हमें देखने को मिला है। मारुति सुजुकी ले लीजिए, M&M ऑटोमोटिव डिवीजन ले लिया, टाटा मोटर्स का ऑटो डिवीजन ले लीजिए, सभी के नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। मजबूती से आगे कंपनीज बढ़ रही हैं जो उनके सेल्स डेटा है, पर महीने दर महीने एक सिंगल डिजिट डिक्लाइन सभी के नंबर्स में देखने को मिला है। और आखिरी में अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो अभी तक बजाज ऑटो ने अपने नंबर दिए हैं जहां पे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, डोमेस्टिक से काफ़ी सपोर्ट मिला है और एक्सपोर्ट्स के आंकड़े में भी 9% की महीने दर महीने इंप्रूवमेंट आई है। और इसी के साथ कंपनी जो है 3.9 लाख यूनिट्स इस महीने बेचती हुई नजर आई है, जबकि 3.5 लाख के आसपास हम उम्मीद कर रहे थे। तो बजाज ऑटो के भी नंबर्स अच्छे ही आते हुए दिखे हैं। तो बिल्कुल बजाज ऑटो के नंबर्स अच्छे आए हैं और कल बाजार के लिए क्या ट्रिगर रहेंगे ये बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। तो यूरोजोन अपना मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा रिलीज करेंगे कल। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान के सितंबर मीटिंग के मिनट्स भी रिलीज होने वाले कल, तो इस पर भी फोकस करिएगा। अगर हम US बाजार की बात करें तो S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा एक्सपेक्टेड है आज, और इसका इम्पैक्ट US के बाजारों पर आज देखेगा और भारतीय बाजार पर इसका इम्पैक्ट हमें कल नजर आएगा। इसके अलावा कल सबसे इम्पॉर्टेंट FOMC मीटिंग होने वाली है और उसका रेट डिसीजन बताया जाएगा, वेदर प्राइस हाई रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए गए हैं या नहीं, तो इस पर भी फोकस करना होगा। इसके अलावा नोमिरा जैसी दिग्गज कंपनी अपने नतीजे पेश करने वाले हैं, तो ये भी फोकस में रहेंगे। और अगर भारतीय बाजार की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर, अडानी ट्रांसमिशन, दालमिया भारत, त्रिवेणी टर्बाइन, MTR टेक जैसे सारे दिग्गज कंपनी अपने नंबर पेश करने वाले हैं। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन अपने रिजल्ट्स के साथ फंड रेजिंग का प्रपोजल भी कंसिडर करेंगे। दालमिया भारत और जमुना ऑटो डिविडेंड पर विचार करेंगे। DCX सिस्टम्स IPO को सब्सक्राइब करने का ये आखिरी दिन होगा कल। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का IPO भी खुलेगा कल, तो इस पर भी फोकस करिएगा। इसके अलावा कोफोर्ज, डाबर, इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज, लॉरस लैब्स और नवीन फ्लोरिन को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। इनफैक्ट अपोलो अगर हम देखें तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स को भी खरीदने का लास्ट दिन है अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी सारे इवेंट्स, काफ़ी सारे क्यूज़ है जिसको आपको आपके रेडार पर रखना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट VIP शेयर्स का। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आखिर क्या क्या है अपने मेहमानों से बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले केवल बताएं कि आपकी VIP शेयर्स कौन कौन से हैं। जी प्रशांत, मेरा वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक जो है वो मेट्रोपोलिस रहेगा। मेट्रोपोलिस एक हेल्थ केयर सेगमेंट का कंपनी है जिसका मेजर जो सर्विसेज है वो पैथोलॉजी रिलेटेड, मतलब डायग्नोस्टिक रिलेटेड है। और जैसे जैसे इंडिया में जैसे इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी है जो हमेशा ग्रोथ फेज में रहती है और ये एक सर्विस सेक्टर रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे जो वैसे बुरी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉपुलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे। और ये जो कंपनी है वो प्रिवेंटिव केयर के अंडर में आती है। मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी बंदा है, उसको अगर अपने टेस्ट वगैरह कुछ भी करवाना है, अपने जैसे नॉर्मल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत ही नॉर्मल है आज के दिन में इंडिया में ड्यू टू स्ट्रेस एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। तो ये कंपनी जो है वो मेरा वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। आप इसको बाय कर सकते हो। अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 1765 का है, जो करीबन मोटा मोटी ये 6 महीने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। 1765 के भाव पे आप बाय करिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1525 रुपए। मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 230 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है और मेरा जो टारगेट है वो 2100 एंड 2300 का मेरा टारगेट रहेगा। 2100 और 2300 का टारगेट रखिए। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे 1525 का स्टॉप लॉस रखिए। आशीष जी, आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी है? मेरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक रहेगी टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TFCI के नाम से जाना जाता है। 84 रुपए के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 120 का लक्ष्य अगले 3 से 6 महीने के बीच में इसका जा सकता है। अब रैशनल क्या है इस स्टॉक को बाय करने के लिए, वो जानना जरूरी है। सबसे पहले तो जो बूम आया हुआ है होटल इंडस्ट्री में, उसके कारण से
जो डिमांड है होटल नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की वो काफी बढ़ गई है। तो 2 साल से इस कंपनी में बिल्कुल ग्रोथ नहीं था, प्रॉफिट बिल्कुल स्टैग्नेंट था। तो अब अगले आने वाले 2 साल में मुझे लगता है कि ये कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगी। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी के पास में करीब 150 रुपया कैश इन हैंड है, सिर्फ 750 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस साल मेरा उम्मीद है कि करीब 100 से 120 करोड़ तक का मुनाफा इस साल, और अगले साल 150 से 170 करोड़ का मुनाफा करेगी। तो अभी बहुत थ्रो अवे प्राइजेस पे स्टॉक जा रहा है, और रीजन ये है क्योंकि कोई अभी इसका लिस्टेड प्रमोटर नहीं है, और मुझे लगता है एक अच्छा टेक ओवर कैंडिडेट भी आगे जाके TFCI बनने वाला है। तो हमने देखा कई ब्लॉक डील्स भी इस स्टॉक में पिछले कुछ समय में होती दिखी है। तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और 3 से 6 महीने का आपका टाइम फ्रेम रहना चाहिए निवेश के लिए। ठीक है, तो 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम TFSI, यहाँ संभावनाएं 74 का स्टॉप लॉस और टारगेट 120 का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी और केवल आप दोनों का आज की तैयारी कराने के लिए और किस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन सलाह देने के लिए। मुझे और मेरी पूरी जो कल की तैयारी की पूरी टीम है उसे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।